नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम पंजाब में हो रहे उथल-पुथल के बारे में चर्चा करेंगे। पंजाब में अमृतपाल सिंह कुछ ज़्यादा ही आजकल चर्चे में हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो मीडिया में जो मुख्य धारा की मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर कई बार मुख्य समाचार के रूप में अमृतपाल सिंह को दिखाया जा रहा है, जो पिछले कई दिनों से पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। और यह कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह या वारिस-ए-पंजाब संगठन के रूप में खालिस्तान आंदोलन का फिर से उभार हो रहा है। हम इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख सकते हैं? क्या अमृतपाल सिंह जैसे एक भगोड़े के रूप में, भगोड़ा मैं इस शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पुलिस से लगातार भाग रहा है, तो क्या उससे एक ऐसे आंदोलन का फिर से जन्म हो सकता है जिसने भारतीय राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को काफ़ी गहरी चुनौती दी थी? आखिर इस पूरी समस्या को हम कैसे समझ सकते हैं? इस समस्या के अभी के उभार में हम किन कारणों को ज़िम्मेदार मान सकते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफ़ेसर आशुतोष कुमार और प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं और आप लोगों को नमस्कार। और नमस्कार। मैं पहला सवाल आशुतोष सर आपसे ही करूँगा कि जी। ये जिस रूप में अमृतपाल सिंह का एक पूरी परिघटना सामने आई है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं, जिसके चलते अभी एकदम से ये ऐसा मुद्दा सामने आ गया और बार-बार यह चर्चा होने लगी कि फिर से खालिस्तान आंदोलन उभर कर सामने आ सकता है और इसको तुरंत ही दबाने की ज़रूरत है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये अमृतपाल सिंह की जो घटना हुई है, इस घटना से हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2015 में पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी और उसके बाद फायरिंग हुई थी, तो कुछ लोगों की डेथ हुई थी और वो एक बहुत बड़ा इश्यू बना था। उसी समय एक उधर बठिंडा में भी स्पूरियस सीट का मामला आया था, तो कुछ किसानों ने आत्महत्या की थी, जो वो फेलियर हुई थी कॉटन क्रॉप्स की। तो पंजाब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी। अगर आप देखें, पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत पहले ही अपनी पारी खेल चुका है और पंजाब की इकॉनमी भी वन सेक्टर इकॉनमी है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो भी कोई खास अच्छा नहीं कर पा रही है, वाटर टेबल नीचे जा चुका है और जो सॉइल की क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो भी बहुत कम गया है। तो अब बहुत ज़्यादा निराशा का एक माहौल है और पंजाब का यूथ जो है वो बाहर निकलने के फिराक में रहता है। एक तरह से एक निराशा की स्थिति हो गई है, एक एलिनेशन की स्थिति है। तो ऐसे में पंजाब जो है वो एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है, जो कि काफ़ी एक निराशा का दौर है और एक तरह से पतन का दौर है। और ये भी आप याद रखें कि पंजाब ने बहुत अच्छे दिन भी देखे हुए हैं। 1980s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल था, तो पंजाब एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कमल जी, कि पंजाब में जो रेडिकल विचारधारा है, वो हमेशा रही है। आप अगर देखें तो जो अकाली दल का जो एक मेन ऑफिशियल अकाली दल मानते हैं, वो तो मॉडरेट रहा है जब प्रकाश सिंह बादल आए हैं, 97 से खासकर जब वो मुख्यमंत्री बने और उसके पहले भी मतलब मेरे ख्याल में गुरचरण सिंह तोड़ा और ये इनकी जो जोड़ी बनी थी प्रकाश सिंह बादल की। लेकिन एक अकाली दल का एक घड़ा वैसा भी रहा है जो कि रेडिकल अपने रास्ते पे चला है। जैसे अकाली दल 1920, अकाली दल अमृतसर, फिर एक दल खालसा है। तो ये एक स्ट्रीक रही है पंजाब की राजनीति में, एक आयाम रहा है जो कि एक रेडिकल विचारधारा को पोषित करता रहा है। जहाँ तक अमृतपाल की बात है, अमृतपाल सिंह, आपने बहुत सही कहा कि अमृतपाल सिंह को थोड़ा-सा हाइप किया गया है, कुछ ज़्यादा ही इसको तवज्जो दी गई है मीडिया के द्वारा। लेकिन मुझे नहीं लगता, हमें हमेशा जब अमृतपाल सिंह की बात करते हैं और पंजाब के सिख, तो हमें पंजाब के सिखों में और बाहर के सिखों में जो कनाडा में है, अमेरिका में है, उन दोनों सिखों में अंतर करना चाहिए। क्योंकि पंजाब के जो सिख हैं, मेरा ख्याल है कि, और मेरा विश्वास है, न ख्याल ही नहीं है, विश्वास भी है कि पंजाब के सिखों ने वो दौर देखा हुआ है और इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो उस दौर में वापस जाएँ। तो अमृतपाल सिंह जो हैं, एक फ्रिंज एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो हमेशा से पंजाब में रहा है, कोई नई बात नहीं है। पंजाब में हमेशा से एक घड़ा ऐसा रहा है जो कि रेडिकल विचारधारा से प्रभावित रहा है और जहाँ आप ऑटोनॉमिस्ट पॉलिटिक्स कह लीजिए, सेसेशनिस्ट पॉलिटिक्स करिए, उसका समर्थन रहा है। आप अभी देखें जो सिमरजीत सिंह मान का जीतना चुनाव में, ये क्या द्योतक है।
इस किस बात का द्योतक है? अजीत मान ने हमेशा ये सेसेशन की बात करी है, उन्होंने खालिस्तान के डिमांड को उठाया है। जी। मान की जीत से ही एक प्रश्न में थोड़ा-सा पीछे जो हम पंजाब से विशेष रूप से आंदोलन हुआ उससे जोड़कर अभय सर आपसे पूछना चाहूँगा। अब जो किसान आंदोलन हुआ था उसके आप चुनावी प्रभावों के बारे में कई बार आप विश्लेषण करते रहे हैं और आपने इस बात पर भी जोर दिया था कि जो किसान आंदोलन है वो एक ऐतिहासिक आंदोलन है। तो और उसी समय से जो अमृतपाल सिंह के पहले जो दीप सिद्धू जो इस पूरे संगठन को सँभालते थे, वो चर्चा में भी आए थे, वारिस-ए पंजाब संगठन के नाम से। तो और एक आर्गुमेंट बार-बार ये भी कहा जा रहा है, इस तर्क पर जोर दिया जा रहा है कि जो खालिस्तानी खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसने भी एक रोल अदा किया अमृतपाल जैसे शख्सियत के उभरने में। तो किसान आंदोलन के बरक्स जो अमृतपाल जैसे शख्सियत का उभार है, उसे आप कैसे देखते हैं? और आपको क्या लगता है किसान आंदोलन पे किस तरह का प्रभाव डालेगा? यानी किसानों की गोलबंदी पे? देखिए, पिछले 2022 में जो पंजाब में चुनाव हुआ, इसमें आम आदमी पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से जीत के सत्ता में आई। अगर आप देखें तो ऐसा किसान आंदोलन का कोई असर था, जिसकी वजह से सारे वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। लेकिन मैं मानता हूं किसान आंदोलन ने वो जमीन तैयार की थी। किसान आंदोलन की वजह से जो वहां पर पहले से मौजूद दल थे, उनके प्रति जो पहले से निराशा और आ रही थी, वो निराशा और गहरी हुई और लोगों ने एक नई पार्टी को चुना। अब हमारे साथ सौभाग्य से आशुतोष जी भी हैं, तो बजाय इसके कि मैं सारी जिज्ञासाओं का शमन करूं, वो मैं जवाब देने की कोशिश करूं, मुझे लगता है कि मेरी जिज्ञासाएं मैं आशुतोष जी के सामने भी रखना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि वो उसके ऊपर क्या राय रखते हैं, कि उनको ज्यादा जानकारी है, वो वहां पर हैं और बहुत लंबे अरसे से उस पूरी राजनीति को नजदीक से देखते रहे हैं। जैसे कि मैं आशुतोष जी से पूछना चाहूंगा कि किसान आंदोलन की वजह से जो एक माहौल बनाता है, एक खास तरह की राजनीति का माहौल बनाता, एक तरह की सामाजिक राजनीतिक एकता पंजाब के भीतर भी बनी थी और पंजाब के बाहर भी बनी थी। तो जब अलगाववादी राजनीति, चाहे वो कितने भी कमजोर तरीके से क्यों ना आई हो और सरकार के पहले हमले से क्यों ना तितर-बितर हो गई हो, इसके बावजूद क्या किसान आंदोलन ने जो एक जमीन बनाई थी, एक अलग तरह की जमीन बनाई थी, उससे उसको नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? पहली बात। दूसरा मेरे सवाल का आयाम यह है कि जो पहले से जमी हुई पार्टियों के ऊपर जनता में जो थकान दिखाई पड़ रही थी, जिसकी प्रतिक्रिया में आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी को इतना बड़ा समर्थन मिला, हिंदुओं ने भी वोट दिया, सिखों ने भी वोट दिया और किसी वोट दूसरों को मिला ही नहीं, ना के बराबर ही वोट मिला दूसरों को है। तो क्या वो जो आयाम था लोगों की चुनावी प्राथमिकताओं का, बदली चुनावी प्राथमिकताओं का, इस अलगाववादी राजनीति से क्या उसके ऊपर कोई विपरीत असर पड़ा है? विपरीत असर पड़ा है तो किस हद तक विपरीत असर पड़ा? देखिए, मेरा जहां तक मैं थोड़ा सा अभय जी आपसे थोड़ा सा भिन्न विचार रखना चाहूंगा। ये बात बिल्कुल सही है। मैं इनफैक्ट उस दौरान काफी बार वो जो किसानों का जो धरना था उससे गुजरा हूँ, बीच से गुजरा हूँ बिल्कुल, और रुका भी हूँ। तो वहां पे खालिस्तान के मैंने देखे पोस्टर लगे हुए देखे, निरंगों को देखा, उस तरह की बातें रही। लेकिन ये कहना कि जो किसानों का आंदोलन था उसने जमीन तैयार की, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा नहीं, मैंने कहना ये नहीं कहा कि खालिस्तान आंदोलन के लिए जमीन तैयार की, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं साफ कर दूं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो पहले से जमे हुए राजनीतिक दल थे, जैसे अकाली दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके हाँ, मैं ऊपर उस पे आ जनता रहा में हूँ, एक थकान थी। मैं उस पे हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, वो जमीन का बनाई। मैं ये कह रहा हूँ कि खालिस्तान आंदोलन का किसान आंदोलन से कोई संबंध था, ये मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जी, जी, नहीं, जी। लेकिन ये बात भी तय है कि हम्म। किसान आंदोलन में कुछ उस तरह की जो विघटनकारी शक्तियां हैं, वो उसमें आई। उन्होंने भी अपनी रोटी सेकने की कोशिश करी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीप संधू का अगर आप जैसा जिक्र हुआ है तो उस तरह की भी शक्तियां आई। एनआरआई भी उसमें एनआरआई का भी कुछ सहयोग रहा। जहां तक आम आदमी पार्टी की जीत का सवाल है, जो उन्होंने 92 सीट जीती आउट ऑफ 117, तो ये इट वाज वेरी मच इन द ऑफिंग। अगर आप देखें 2017 में भी आम आदमी पार्टी काफी बढ़त ले चुकी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब चुनाव के जस्ट पहले ये एक तरह से एक हवा आई कि वो एनआरआई के समर्थन में और खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ हैं। एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ लुधियाना में।
फिर ये भी हुआ कि भाई ये सरबत खालसा था, उसमें आम आदमी के लोग थे, फिर सुच्चे सिंह को हटाया गया, तो बहुत सारी चीजें आई। और ये भी आया कि केजरीवाल शायद शासन करेंगे, दिल्ली से शासन होगा पंजाब पर, और ये संजय सिंह का आना और ये सारी चीजें, दुर्गेश पाठक का आना, तो ये सारी चीजें ने मिलकर एक तरह से आप कहें कि आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और आम आदमी पार्टी हालांकि 20 सीटों पे रही, मुख्य अपोजिशन पार्टी रही, पर आम आदमी पार्टी की, लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब के लोग हमेशा से एक विकल्प की तलाश में थे। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आती है, और इसके पीछे आम आदमी पार्टी की जो अप्रत्याशित सफलता रही है, उसके पीछे ये नहीं, किसान आंदोलन एक फैक्टर रहा, पर सबसे बड़ा फैक्टर, और इस पर मैंने लिखा भी है, सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा, और मुझे बिल्कुल साफ लग रहा था चुनाव के पहले ही कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि एक खुंदक थी, जो पंजाब में एक वर्ड आता है खुंदक, तो अकालियों के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए खुंदक थी। क्यों खुंदक थी? अकालियों के लिए खुंदक इस बात की थी कि अकालियों को ब्लेम किया गया कि वो बहुत सारी जो पंजाब में अभी कुरीतियां, जैसे ड्रग्स हैं, ये माइंस है, माफिया राज है, उसके लिए अकालियों को बिल्कुल ही जिम्मेदार ठहराया गया बहुत लोगों के द्वारा। तो अकाली सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और जैसा मैंने कहा 2015 तक की जो बेदबी की घटना हुई थी, या सीट्स का जो मामला हुआ था, तो कहीं ना कहीं अकाली दल कटघरे में था। दूसरी बात कि अकाली दल में लीडरशिप की भी प्रॉब्लम रही। जो प्रकाश सिंह बादल के बाद जो 2004 से सुखबीर बादल एक तरह से करता धरता रहे हैं अकाली दल के, तो उनके लीडरशिप को लेकर भी उस तरह का उत्साह नजर नहीं आया। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने तो एक तरह से, जो कहते हैं कि घर का विभीषण लंका ढाए, तो एक तरह से तो कांग्रेस ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। जो चुनाव के जस्ट पहले जो इन्होंने सारा ये जो कांड हुआ, जो ये जो सिद्धू का हुआ, और उसके बाद चन्नी को लाया उन्होंने, चन्नी को लाकर उन्होंने सोचा कि पंजाब के जो 31% दलित हैं वो एक तरह से गोलबंद हो जाएंगे, पर पंजाब उसके लिए तैयार नहीं था। तो वो साइलेंट रेवोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट लागू होना अभी संभव नहीं था। तो ये एक तरह से बहुत ही इमैच्योर डिसीजन था गांधी फैमिली का, कि जो उन्होंने अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया, अमरिंदर सिंह को जिस तरह से दिल्ली बार बार बुलाया गया, तो पंजाब में जो अस्मिता की राजनीति है ना, पंजाबी अस्मिता की, वो बहुत जरूरी थी। तो आम आदमी पार्टी एक तरह से डिफॉल्ट विक्ट्री बाय डिफॉल्ट थी कि उनका मोह भंग हो चुका था। उन्हें सबक सिखाना था कांग्रेसियों को और अकालियों को, ये बिल्कुल जमीन पर साफ था कि इन्हें सबक सिखाना है। और इसलिए आम आदमी पार्टी आई है, तो ये नहीं कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लहर थी, वो लहर 2017 में थी, लेकिन 2017 में इन्होंने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी आम आदमी पार्टी। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था, सितंबर अक्टूबर अगर आप बात करें 2016 के, कि आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आएगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने छोटेपुर को हटाया, और उसके बाद जो दखल हुई। तो किसान आंदोलन का रोल ये रहा है कि किसानों की, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो किसान बिल्कुल निराश हैं, और पंजाब की जो आर्थिक व्यवस्था वो बद से बदतर होती जा रही है, तो उसके पीछे जो निराशा है, तो इस निराशा ने भी इस तरह की जो भावनाएं हैं उसको बढ़ावा देने में सहायक रही है, मैं तो यही कहूंगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आप, एक पंजाब की ट्रेडिशन रही है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की। जैसे अमरिंदर सिंह थे, तो ही वाज सीन एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर। अमरिंदर सिंह जब भी रहे तो वो दिल्ली के पिट्ठू नहीं माने गए। जबकि अभी जो भगवंत मान है जो मुख्यमंत्री, इनके बारे में कहा जाता है, और इसमें मैं, माफ कीजिए आप, पर मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी एक गलती रही है, कि जैसे अब राघव चड्ढा को यहाँ ले आना एक सलाहकार के रूप में, केजरीवाल जी का ट्वीट करना, डिसीजन देना, हालांकि अब इन दिनों इन्होंने कुछ समझदारी दिखाई है। तो पंजाब में अगर आपको ऐसा देखा जाता है कि आप दिल्ली दरबार के इशारों पे चल रहे हैं, तो समझिए आपकी राजनीतिक जो आपकी जो पकड़ है वो कमजोर होती है। तो इसलिए इस बार मुझे लगता है कि और एक और चीज है कि पंजाब में कोई भी मुख्यमंत्री होगा, जितना भी स्ट्रांग होगा, ये दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ, थोड़ा विरोधाभास भी है, लेकिन पंजाब में जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको केंद्र के साथ मिलकर चलना होगा, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे भगवंत मान हो, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर लैंड स्टेट है। और जैसे अब ये जो घटना हुई अजनाला की, तो ये तो बिल्कुल ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है, तो केंद्रीय सरकार की मदद के बिना
कोई भी राज्य सरकार, क्योंकि हमारा मित्र देश पाकिस्तान बगल में है और उसकी कारगुजारियां हम सबको पता है, तो इस तरह से ड्रग्स भी, आर्म्स भी, अमरिंदर सिंह, आपको याद होगा कि अमरिंदर सिंह ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था लास्ट 2 इयर्स में कि भाई ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं। तो इसमें सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि मतलब पंजाब एक हमेशा से एक तलवार की धार पर रहता है। तो इसमें एक बहुत कॉम्पिटेंट लीडर की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जरूरत है। हालांकि भगवंत मान एक दबंग जाति से आते हैं, जट सिख हैं, लेकिन उनकी वो इमेज अभी तक बन नहीं पाई है, इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर। तो एक लीडरशिप क्राइसिस भी कहीं ना कहीं इसमें है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो अभी की कार्यवाही हुई है उसमें भगवंत मान की इमेज को फायदा हुआ है, क्योंकि ये कार्रवाई अच्छी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने बहुत ज्यादा इसमें अपना वो जो कहते हैं कि अपनी क्रेडिट लेने की जरूरत महसूस नहीं की है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अमित शाह जी ने नहीं कहा कि हमने इसको संभाला। जाहिर है कि इसमें केंद्रीय दलों, सुरक्षा बलों की भूमिका रही है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने कोई इसमें अपना क्रेडिट लेने का कोशिश नहीं किया, वो अच्छी बात है जी। एक जिज्ञासा और थी, मेरे ख्याल आप उसका ज्यादा अच्छा शमन कर पाएंगे, और कमल के सामने में मैं याद रखता हूँ, जब जरनैल सिंह भिंडरावाला का उभार हुआ था उस वक्त हम सब लोग राजनीति में, मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता था उस वक्त, और हम सब लोग सोचते समझते थे, राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे थे, पंजाब की परिस्थिति को बहुत ही नजदीक से हम लोग देख रहे थे। तो उस वक्त सब लोग इस बात से बिल्कुल यकीन था हम सबको कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस भिंडरावाला के उभार के पीछे है। वो लोग, अकाली दल चूंकि उदार हो रहा था और वो हिंदुओं में भी अपना प्रसार करने लगा था अकाली दल, तो उसको रोकने के लिए भिंडरावाला को एक तरह से निकाल के लाया गया और उसको पेश किया गया। और भिंडरावाला किसी जमाने में कांग्रेस के लिए वोट भी मांग चुके थे, ये भी एक हकीकत है। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर है। अब एक विश्लेषण ये भी आ रहा है कि अमृतपाल सिंह के पीछे भी कुछ शक्तियां हैं। बिल्कुल। आखिरकार वो अमृतपाल सिंह के पास ऐसे हथियार कहां से आए जिन हथियारों का लाइसेंस देने की क्षमता राज्य सरकार की है ही नहीं। राज्य सरकार के पास उस तरह के हथियारों के लाइसेंस देती नहीं। फिर वो लाइसेंस अमृतपाल को कैसे मिले? फिर अमृतपाल को वो 50 लाख रुपए की एक मर्सिडीज खरीद के इस नाम पे भेंट की गई कि संगत ने भेंट की है। वो मर्सिडीज कहां से आई और किस तरीके से अमृतपाल को मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भिंडरावाला 2.0 करके पेश किया? तो क्या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमृतपाल को सामने लाया जाए और एक बार फिर से अलगाववाद का एक हवा खड़ा किया जाए? एक अमृतपाल तो जाट सिख हैं और वो सिखों के अलग देश के नाम पर वो हिंदुओं के खिलाफ बोले, और उसके बाद से फिर जो एक हिंदू वोट पंजाब का भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक आम आदमी पार्टी की तरफ जम के गया था, मतलब है, फिर से उस वोट को दोबारा हासिल किया जाए। यहां तक कि न केवल पंजाब में हासिल किया जाए बल्कि पंजाब के बाहर भी इस बात का प्रचार करके हिंदू गोलबंदी की जाए। क्या इस तरीके की कुछ विश्लेषण इस तरह के हो रहे हैं? मैं केवल उनके हवाले से देखिए, कमल जी ने भी मेरे से सवाल पहले भेजा था। मेरा ये कहना है कि भिंडरावाले और जो अमृतपाल जी हैं, इनमें काफी अंतर है। भिंडरावाले एक प्रोसेस से आए, वो सिस्टम का एक की पैदाइश थे। उनके जो गुरु थे करतार सिंह भिंडरावाले, वो भी उन्होंने निरंकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। भिंडरावाले एक प्रीचर थे और एक सिस्टम से आए थे, वो प्रैक्टिसिंग सिख थे, प्रीचर थे, और उनको बढ़ावा दिया गया। इंदिरा गांधी की एक पॉलिसी रही थी, उन्होंने बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी कमी रही जो अपने पिता के हिसाब से वो नहीं चली। जवाहरलाल नेहरू के समय में था कि वो स्टेट की राजनीति में ज्यादा दखल नहीं देते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने स्टेट की राजनीति में दखल दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अकाली दल को कमजोर करने की कवायद हुई और उसी कवायद के तहत भिंडरावाले को आगे बढ़ाया गया। और उसमें दरबारा सिंह और यानी जैल सिंह की जो आपस में प्रतिस्पर्धा थी, उसका भी रोल रहा। ये भी माना जाता है कि जैल सिंह एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने भी काफी रोल प्ले किया। जिस तरह से भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया, उसको समय दिया गया और उसको सारी सुविधाएं दी गई जेल में, और वो गोल्डन टेम्पल उनको लाया गया, और वो सारी चीजें, तो उनसे उनका कद बढ़ा। और ये एक स्टेज आया जब कांग्रेस और अकाली दल ने भी कोशिश करी उनको इस्तेमाल करने की, लेकिन वो इन दोनों से ज्यादा आगे निकल गए। और अंत में उन्होंने दोनों, मतलब अकाली दल को तो उन्होंने बिल्कुल ही एक तरह से हाशिए पे ला दिया और
कांग्रेस भी आपको पता है कि कांग्रेस ब्लू स्टार ये सारी चीजें जो हुई, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अमृतपाल तो प्रैक्टिसिंग सिख थे ही नहीं। उन्होंने तो केश भी नहीं रखा हुआ था, उन्होंने वो कोई सिखों की जो मर्यादा होती है उसका भी पालन नहीं करते थे। वो उनके बारे में जो खबर आ रही है न्यूज़पेपर में, और सही होगी, उसका खंडन भी नहीं हुआ, और वो अचानक आते हैं और उन्होंने अपना सिख स्वरूप रखा है और अचानक वो ये सारे भाषण देने लगते हैं, वो भिंडरानवाले की नकल करने लगते हैं, उन्हीं की तरह तीर हाथ में लेकर चलते हैं। तो ये तो पंजाब की जनता को पता है कि भाई ये तो एक तरह से कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ शक्तियां हैं। अब आप अभय जी पूछ रहे हैं कि कौन सी शक्तियां हैं, तो ये चीजें तो पता चल जाती हैं। देखिए अभी बहुत मतलब अभी उनकी गिरफ्तारी भी होनी है और बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उनको एक तरह से तैयार किया गया है। और जो आपने दलबंदी की बात की, गुटबंदी की बात की, तो पंजाब में कभी भी उस तरह से हिंदू सिख डिवाइड पूरी तरह से कभी हुआ नहीं है। अगर आप देखें तो लोग कहते हैं, और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है, तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक खाई बनी थी, जो मैसेकर हुआ दिल्ली में सिखों के खिलाफ, वो सबसे एक और उस समय का माहौल और अभी के माहौल में बहुत अंतर है। उस समय देखिए ये जो चीजें थी, चंडीगढ़ की का स्टेटस, नदी का पानी और ये सारी चीजें, जो बाउंड्री की प्रॉब्लम थी, वो जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, वो सब एक इशू थी और सेंटर का बहुत ज्यादा दखल होता था। जैसे बादल साहब को हटाया गया 1977 में, जब इमरजेंसी लगाई गई, सॉरी 75 में, 72 में हटाया गया जब उनको, जब उनके पास था। फिर जब इंदिरा गांधी वापस आती हैं तो उनको हटाया जाता है 1980 में। तो ये सारी चीजें जो केंद्र का बार बार दखल करना और जो उनकी जो मेथनाइजेशन थी कांग्रेस की, अकाली दल को वीक करने के लिए किस तरह से अलगाववादी शक्तियों को बढ़ावा दिया गया, तो ये सारी चीजें थी। आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं उस प्रश्न पर मैं सीधे उस पर आता हूं कि देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी को अगर मान लीजिए वो गोलबंदी कर भी लेते हैं पंजाब में, तो उनको क्या फायदा है? कितनी सीटें हैं पंजाब की? 13 सीटें हैं। उसमें से कितनी सीटें जो हैं वो जहां पे हिंदू काफी अच्छी संख्या में, 3 या 4। जब अकाली दल का गठबंधन था, अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था अकाली दल, तो उनको टोटल 4 सीटें दी जाती थी। 9 सीट जो है वो अकाली दल अपने पास रखते थे। उन 4 में बीजेपी ज्यादा 2 या 3 सीट जीतती थी ऑन एन एवरेज। तो बीजेपी का कभी भी जनाधार वैसा रहा नहीं, और बीजेपी को एक हिंदू समाज का थोड़ा सहयोग होता है, वो भी अर्बन हिंदूज का आता है। पंजाब में दलित हैं, ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन पंजाब की दलित वर्ग से आती है, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो। तो उनका तो समर्थन उनको रहा नहीं। अगर आप CSDS का सर्वे भी देखें, तो मुझे नहीं लगता कि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो पंजाब में जो एक बॉर्डरलैंड स्टेट है, और अगर आप RSS की भी विचारधारा देखें, RSS ने एक समय में एक पंजाब का, या बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने पंजाब के पुनर्गठन का विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, है ना। और बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन बहुत लंबा चला, 1997 से चला, तो 2022 में जाकर 21 में ये खत्म होता है। तो बहुत लंबा इनका गठन रहा है, और मुझे नहीं लगता कि उनको भी पता है कि पंजाब एक बॉर्डरलैंड स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी में, इंडियन आर्मी में अभी भी बहुत संख्या में सिख हैं, तो एक माइनॉरिटी यहाँ मेजॉरिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इतनी बेवकूफी करेगी कि वो एक अपने छोटे से गेन के लिए पंजाब में मोबिलाइज करने की कोशिश करे धर्म के आधार पर। तो धर्म की राजनीति जो है, मुझे नहीं लगता कि अकाली दल या कांग्रेस करना चाहेगी, मुझे नहीं लगता, और करेंगी भी तो बहुत ज्यादा सफल नहीं होगी, मेरा ऐसा आकलन है। मैं आपकी बात से सहमत प्रतीत होता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान और खींचूंगा। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपने जनाधार को विस्तृत करने के लिए एक नई नीति शुरू की है। वो न केवल जो पहले से उनका जो शहरी हिंदुओं में और व्यापारी वर्ग में उनका आधार रहा है, उसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ अकाली रह चुके और सिख नेताओं को भी अपनी ओर खींचना शुरू किया है। देखिए, अमरिंदर सिंह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, और वो जो बादल हैं, एक दूसरे नाम में उनका भूल रहा हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और भी कई सिख नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है।
वो वहां चले गए हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही हो कि अब अकाली दल के साथ हमेशा इसी तरह जुड़ के काम नहीं कर चलने वाला है, और हिंदुओं के एक छोटे से हिस्से को अपना वोटर बना के भी पंजाब में वो राजनीति नहीं कर सकते। अंततः उन्हें सिख समाज में, अपनी पंजाब के सिख समाज में अपनी पकड़ बनानी होगी। तो अभी भाजपा कोशिश इस बात को लगातार कर रही है कि कुछ सिखों के बीच में भी सिख प्रतिनिधियों को वो अपने मंच पर ले पाए। देखिए, पंजाब जो है ना, पंजाब मैं हमेशा बात करता हूँ एक्सेप्शनलिज्म ऑफ पंजाब। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की जो उनका इतिहास देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, जब वो कोलिशनेबल थे, तो उन्होंने क्षेत्रीय दलों से समझौता किया और गेन किया। जैसे आप उड़ीसा देखें तो बीजेडी के साथ थे, कर्नाटक में वो जनता दल सेक्युलर के साथ थे, वेस्ट बंगाल में वो ममता जी के साथ भी जुड़े, और हमेशा उन्होंने गेन किया, है ना, वो जो तमिल वाली स्टोरी है। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल के साथ गठबंधन करने में कोई फायदा नहीं हुआ। अकालियों ने उनको हमेशा 23 सीटें दी, वो 23 सीटें भी अकालियों ने अपने मर्जी से दी। हमेशा चाहते थे भारतीय जनता पार्टी सीटें बदलना, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। वो 17 सीटों में इन्होंने 4 सीटें इनको दी। तो वहां पे तो खैर चलो, जलंधर ये सब दिया तो वो ठीक दिया, गुरदासपुर ये सब हिंदू एरिया है। तो इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उस गठबंधन से कोई फायदा हुआ नहीं पंजाब में, जबकि हर जगह फायदा हुआ। पंजाब एक अकेला ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय दल से गठजोड़ करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब रही बात आपकी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। इस बार भी उन्होंने 90 से ज्यादा सीटों पे लड़ा, और उन्होंने छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ गठबंधन करने की कोशिश करी। जो आपने बात करी सुनील जाखड़ की और अमरिंदर सिंह की, और इस तरह के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ तो है नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज भी मैंने क्लास में पढ़ाया कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर है। भारतीय जनसंघ एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी अब नहीं रह रही है। ये एक इलेक्ट्रलिस्ट पार्टी हो गई है, ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, एक मास पार्टी हो गई है। तो उनका आना तो जाहिर है कि अमरिंदर सिंह को तो अब कांग्रेस में कोई उनका आधार रहा नहीं था, और उन्होंने कांग्रेस को डुबाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ही वाज अ ग्रेट फेलियर एज अ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने पंजाब को और डुबाने में, लेकिन पंजाब में उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ही वाज इन द सेकेंड टर्म, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, उनका प्रदर्शन बिल्कुल ही ठीक नहीं रहा। जहां तक सुनील जाखड़ की बात है, सुनील जाखड़ एक अच्छे नेता थे, और वो एक इनका गेन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। और सुनील जाखड़ क्यों गए? क्योंकि उनका पर्सनल ग्रीवांस था कि उनको वो जो एमएलए की पहली पसंद थे, और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वो उनके दिल को लगा। उनको लगा कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने लायक था, मुझे सबने समर्थन किया था, और मुझे नहीं बनाया गया। तो फिर वो मतलब उनको बाद में प्लेकेट करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो चले गए। तो चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सुनील जाखड़, आप याद करिए, सुनील जाखड़ जो है वो अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं। अब कैसे आप देखेंगे कि जो, मैं तो एक कसौटी मानता हूं किसी नेता की, कि भाई अपना चुनाव तो आप जीतो। अगर आप अपना चुनाव नहीं जीत सकते हो तो आप किस बात के नेता? अमरिंदर सिंह हार गए, वो सुनील जाखड़ हार गए, तो सभी तो आप हार रहे हो ना चुनाव। जब कांग्रेस में थे, जब सुनील जाखड़ जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे यूनिट के, तब भी वो अपना चुनाव हारे थे। और किससे हारे थे? सनी देओल से हारे थे। एक नेता से, आप एक अभिनेता से हार जाते हो जो ठीक से भाषण भी नहीं दे सकता, जबकि आपके पीछे मुख्यमंत्री खड़ा है। तो आप किस तरह के नेता हो? है ना? आप अच्छा बोलते हो, आपकी इमेज अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पर चुनाव भी तो जीतना होता है ना। सर मैं एक, आप सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहता इन सब बातचीत के दौर में कि एक तो कि जब अमृतपाल अभी भागे हुए हैं, पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारे और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जी। बार-बार जो कांग्रेस और अकाली दल है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ अपना खुन्नस निकाल रही है ऐसे लोगों से। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसको हम उन गलतियों की श्रेणी में रख सकते हैं जिन्हें किसी सरकार को नहीं करना चाहिए, जिससे जनता में और नाराज़गी फैल सकती है? या ये जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर रही हैं, जो कि भिंडरावाले के समय हुई थी, जिनसे इन्हें बचना चाहिए? मुझे तो कमल ने लगता जो है, कहा है उसमें मैं एक बात और जोड़ दूं जी, कि अमृतपाल
कि अमृतपाल के ऊपर जब पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की तो अमृतपाल तो बच के निकल गया, लेकिन साथ में बहुत से अमृतपाल के समर्थक, उनके हमदर्द, उन्हें मदद करने वाले बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में फिर पंथिक राजनीति ने इस पूरे मसले में प्रवेश किया। जी। अकाल तख्त के जत्थेदार ने प्रवेश किया। फिर उन्होंने एक बंद कमरे में एक मीटिंग की, उसको भगवंत मान ने उनकी आलोचना की, उन्होंने भगवंत मान को जवाब दिया। उसके बाद अमृतपाल ने एक वीडियो निकाल कर कहा कि आप एक सरबत खालसा वैसा बुलाइए जैसा अहमद शाह अब्दाली के जमाने में बुलाया गया था। तो पंथिक राजनीति के आने से कोई राजनीति पे कोई असर पड़ेगा, या ये इतने उतने महत्वपूर्ण नहीं है कितने किसी जमाने में जो हुआ करते थे? देखिए, जो सिखों में क्या है ना, राज करेगा खालसा, मीरी और पीरी। तो सिखिज्म में रिलीजन और पॉलिटिक्स का तारतम्य रहा है। और जब आप सिख पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप सिर्फ अकाली दल की बात नहीं करते, आप अकाल तख्त की भी बात करते हैं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करते हैं। अफसोस की बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल के कद्दावर नेता होने के बाद इन दोनों की जो ऑटोनॉमी है, जो अकाल तख्त की ऑटोनॉमी है और एसजीपी की, इनकी ऑटोनॉमी जो है वो काफी डिक्लाइन करी है। तो आज अगर अकाल तख्त कुछ बोल भी रहा है, जत्थेदार बोल रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अकाली दल उनको चाहती है कि वो ऐसा बोले। तो एक लेजिटिमेसी जो थी अकाल तख्त की, वो अब वैसी नहीं रही जो पहले थी। वो एसजीपीसी की तो बिल्कुल ही नहीं रही। जब तोड़ा थे, जब 27 साल वो ये एसजीपीसी के जत्थेदार रहे, हेड रहे, तो वो चीज तो अब नहीं है। जहां तक बात है, तो जहां तक आपने कहा जैसे जत्थेदार की बात, तो जत्थेदार तो उसमें बोलेंगे, सरबत खालसा की बात होगी, सरबत खालसा पहले भी होती रही है। तो ये सिखों के लिए सिख संगत का जो कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी डिसीजन लेगी। लेकिन अगर आप देखें तो अभी जत्थेदार का एक स्टेटमेंट आया था कि सिख जो है वो सरेंडर करते हो, भागते नहीं है। अब भिंडाल वाले अगर भिंडाल वाले बने तो वो इसलिए बने कि उन्होंने एक अपने मतलब जान दी, वो लड़ाई अंत तक लड़े, तो उनको एक शहीद माना जाता है। लेकिन आप ऑपरेशन थंडर को याद करें, ऑपरेशन थंडर में अब मुझे नाम नहीं याद आ रहे, पेंटा या कुछ इस तरह का नाम था, वो जो हाथ खड़े कर कर जो बाहर निकले गोल्डन टेम्पल से, उनको कोई याद करता है? नहीं करता। तो सिखिज्म में एक परंपरा रही है कि आप अंत तक लड़े या आप सरेंडर करें। अमृतपाल ने जितनी ज्यादा ये जो भाग दौड़ करी है और छुपते हुए फिर रहे हैं, उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है। ये मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि सिखों में, सिख कम्युनिटी में वो अपने को मार्शल रेस मानते हैं और उनकी एक परंपरा रही है। अगर आप गोल्डन टेम्पल जाएं, अकाल तख्त के सामने बैठें, तो आप जो वहां की नैरेटिव्स जो सुनेंगे, आप जो वहां भाषण होते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी हिस्ट्री इस तरह की है, सैक्रिफाइस की, सरेंडर करने की तो है ही नहीं, और उनका है कि हम लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। तो इस तरह से अमृतपाल ने एक तरह से अपनी इमेज को, जो भी उनकी इमेज थी, कोई खास वैसी इमेज नहीं थी, तो उस इमेज को धक्का लगा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, शुरू में वो थोड़ी पीछे हटी और उसके लिए बहुत आलोचना भी हुई। और क्यों नहीं आलोचना होगी, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है, तो कांग्रेस तो आलोचना करेगी। अकाली दल तो बिल्कुल हाशिए पे खड़ा है, 2 सीटें मिली हैं उनको, तो अकाली दल को तो जनाधार ढूंढना है। वो कमबैक, वो आना चाह रहे हैं, वो जो जो रवायती सिख का जो टकसाली सिख जिसको कहते हैं, जो कट्टर सिख हैं, जो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उनको वापस लाने की मुहिम है। तो अकाली दल तो वो बात करेगी, लेकिन आप देखें तो अकाली दल भी यही कह रही है कि हम वकील आपको मुहैया करवाएंगे। तो वो तो भारत सरकार भी मुहैया करवाती है। आर्टिकल 22 देख लें कि जो भी बंदी हैं, जो भी जिन पर आरोप लगे हैं, उनको वकील प्रदान करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसमें तो अकाली दल ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसपे कोई हमें आपत्ति होनी चाहिए, अगर वो वकील उनको प्रोवाइड करते हैं और वकील उनका मुकदमा लड़ते हैं। जहां तक बात है, गिरफ्तारियां तो होंगी कमल जी, अगर आप पुलिस को खुली छूट देंगी तो पुलिस तो गिरफ्तारियां करेंगी। कुछ गिरफ्तारियां उसमें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंदियों को छोड़ दिया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी को पकड़ कर रखा गया है। और मैं जैसा बार बार कह रहा हूं कि हिस्ट्री से भी लेसन लिया गया है। जो सरकार को पता है कि पहले क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों से भी सबक लिया गया है। और आम आदमी पार्टी ने देर आए दुरुस्त आए, तो जो अभी जो एक्शन लिया है, उससे आम आदमी पार्टी की सरकार की छवि को फायदा हुआ है और मान को भी फायदा हुआ है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू 2 दिन पहले जेल से बाहर आए हैं।
और अभी आपने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ जनाधार बचा है, विपक्षी दल के रूप में वो है, विधानसभा में तो उसके पास कुछ सीटें भी हैं। तो क्या कांग्रेस के फिर से रिवाइवल का कुछ उनके उभार का कोई संकेत है क्या? मिल सकता है नवजोत सिंह सिद्धू से? बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस का जनाधार खिसता है। इनफैक्ट कांग्रेस ने गलतियां की, मैंने पहले भी आपको कहा कि कांग्रेस में जो आपस में जो भीतरी लड़ाई हुई और जो दिल्ली से जो दखल किया गया गांधी फैमिली के द्वारा, वो कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ा। नहीं तो कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें ले जाती। सरकार बदलती तो बदलती, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन जो भी रहा उससे बेहतर रहता। तो कांग्रेस अभी पूरी तरह से हाशिए पे नहीं है। कांग्रेस इज वेरी मच देयर। यहाँ पंजाब में कांग्रेस है और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस एक अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। उनकी स्थिति अकाली दल की तरह उतनी माड़ी नहीं है, उतनी खराब नहीं है। लेकिन अब जब जब बात करते हैं आप सिद्धू की, सिद्धू तो मावरिक हैं। सिद्धू अब क्या करेंगे? उनका जो कांग्रेस अध्यक्ष से वारन से अमरिंदर सिंह राजा सिंह वारन से उनका पटता नहीं है और फैक्शनलिज्म है, वो किसी की मानते नहीं। पिछले बार भी उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाने की को रखा, उनकी बड़ी बड़ी भूमिका रही अमरिंदर सिंह को हटाने में। उसके बाद जब चन्नी आए तो उन्होंने चन्नी का भी सहयोग नहीं किया। तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कांग्रेस को कोई खास फायदा उठाया है। उनका अपना एजेंडा रहता है कि उनका उनकी अपनी सोच है। तो वो कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि वो टीम लीडर है। इमरान खान उसके हो सकते हैं आदर्श, पर इमरान खान तो एक कैप्टन थे। पर ये जो हमारे सिद्धू साहब हैं, ये टीम प्लेयर नहीं है। ये एकला चलो में विश्वास करते हैं। और आपको पता होगा कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने तो इसलिए भी नहीं बने कि कोई भी एमएलए, बहुत भारी संख्या में एमएलए इनको नहीं चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने। तो उसका फायदा चन्नी को मिला। सुनील जाखड़ को नहीं बनाया गया कि भाई वो हिंदू हैं। वो भी एक मतलब बहुत ही मैं क्या बोलूं, बहुत ही वो पॉलिटिकली बहुत सुइसाइडल मूव था गांधी फैमिली का, कि वो अभी भी पता नहीं उनको कौन सलाह देते हैं और कहाँ से वो उनकी सलाह आती है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि सिद्धू का आना कोई बहुत अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए। अब आगे सिद्धू क्या करते हैं वो तो सिद्धू ही को पता होगा, किसी को नहीं पता है कि उनकी क्या आगे की कार्रवाई रहेगी। वो तो कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, है ना। जी, अब ऐसे कोई और प्रश्न? नहीं, बहुत अच्छी चर्चा रही। मेरे जी, ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की और आशुतोष जी के को बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो जी, उन्होंने इस धन्यवाद। मसले के ऊपर प्रकाश डाला। हाँ, आशुतोष सर को धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अभय सर चूँकि आज प्रश्न पूछने की भूमिका में आए तो चर्चा और भी रोचक हो गई। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब की जो हालात हैं, पंजाब के जो मसले हैं, वहाँ की जो राजनीति की स्थिति है, उसकी एक समझ इस बातचीत से आपको मिल पाई होगी। हम अगले दिन मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार और आप सब लोगों को नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार।